चलो शुरू कर रहे हैं क्लास। मैं क्या क्या करवा रहा हूँ, एक डाउट है कापर के का डिफरेंस, पहले वो ले लेते हैं। फोर्स का फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आर होता है डिस्टेंस बिटवीन Q1 Q2। जहां पर जो के है गुलिशा वो ही होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू होती है 9×10⁹ और यूनिट में लिखवा चुका था, यूनिट थी न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। कापा होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसका रेशियो होता है फोर्स वैक्यूम बाय फोर्स मीडियम। वैक्यूम में फोर्स की वैल्यू और मीडियम में फोर्स की वैल्यू, सेम चार्जेस का सेम डिस्टेंस का। पक्का श्योर हो? और अगर मैं इसकी बात करूं तो ऊपर आता है मीडियम का, नीचे आता है एप्सिलॉन नॉट। अब क्या होता है के अकॉर्डिंग बात करूं, के अकॉर्डिंग है ना। वो नहीं आया, अब 180 ऐसे आया। जैसे सपोजिंगली मैं कापा की बात करूं, वाटर कितना है 80, तो हमें निकालना है कि फोर्स वाटर में कितना है अब, है ना। तो यहां पर देखो इसका रेशियो क्या है, फोर्स वैक्यूम अपॉन फोर्स वाटर। ठीक है, तो फोर्स वाटर ऊपर गया तो फोर्स वैक्यूम बाय 80 आ गया, ये आंसर है। ठीक है, ठीक है, भेज देना। वो मैं व्हाट्सएप पे बता दूंगा, ज़्यादा बड़ा डाउट नहीं, तुम्हारा छोटा सा डाउट है। ठीक है, आगे करें अब। हाँ, एक मिनट को आगे देखो। अब जो मैंने क्वेश्चन दिया था वो कर लेते हैं, जल्दी से उसके हिंट देता हूं। एग्जाम्पल दिया था ना, क्या था यहाँ पर चार्ज बताना। इक्विलेटरल ट्रायंगल साइड कितनी थी, साइड थी 5 सेंटीमीटर। ये चार्ज कितना है ए पे, +5 माइक्रोकूलम। बी पे चार्ज कितना है, +10 माइक्रोकूलम। सी पे चार्ज -10। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। किस पे निकालना है, ए पे नेट फोर्स निकालना है। ठीक है, तो ए पे एफबीडी देखो, ए पे चार्ज है +5 माइक्रोकूलम, बी पे +10 माइक्रोकूलम, सी पे -10 माइक्रोकूलम। तो ए जो है वो बी की वजह से क्या करेगा, बी की तरफ जाएगा, बी से दूर जाएगा, बी से दूर, तो ऐसे जाएगा। तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। ए चार्ज सी की वजह से कैसे जाएगा, सी की तरफ, सी से दूर, टूवर्ड्स। तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। दो तरीके क्वेश्चन करने के, इसको रिजॉल्व कर लो कॉस साइन, इसको रिजॉल्व कर लो कॉस साइन। फिर ये राइट वाले ऐड हो रहे हैं, ऊपर वाले सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, समझ आ गया। दूसरा तरीका, डायरेक्टली रिजल्टेंट निकाल दो यहां से, इन दोनों का रिजल्टेंट। उसमें इनके बीच का एंगल पता होना चाहिए, कितना एंगल, ये 60 था, तो एंगल कितना था 120। समझ आया गुलिशा? तो रिजल्टेंट का आंसर क्या बना फिर, √ FAB का स्क्वायर प्लस FAC का स्क्वायर प्लस 2FAB इंटू FAC cos 120। ठीक है, निकाले फिर आंसर। एक पुट करते हैं, नेक्स्ट पेज पुट कर लेते हैं। रिजल्टेंट √ FAB का स्क्वायर। FAB की वैल्यू क्या होगी, सोचो, ध्यान से सुनो गुलिशा, तुम बताओगे। FAB की वैल्यू के, FAB यानी ए और बी का फोर्स ना, के तो आता ही है, वही 9×10⁻⁹। ए का चार्ज क्या है 5 × 10⁻⁻6। बी का चार्ज क्या है 10 था, × 10⁻⁻6। और ए और बी का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर था, तो वो 0.05 का होल स्क्वायर। क्लियर? इसका स्क्वायर करना है, बिकॉज FAB का होल स्क्वायर था, राइट। फिर FAC का स्क्वायर है। FAC का स्क्वायर क्या है, के ए का चार्ज और बी का चार्ज। एक चीज सुनो ध्यान से, ये शायद तुमको मैंने नहीं बताया, बी का चार्ज यहां पर नेगेटिव है ना, नेगेटिव यहां पुट नहीं करते हम। तुमने अगर नेगेटिव पुट कराओ तो नहीं करना पुट, क्योंकि जो नेगेटिव है, वैसे स्क्वायर वाला रीजन नहीं है, स्क्वायर वाला रीजन नहीं है। जो नेगेटिव चार्ज है वो मैं फॉर्मूले में इसलिए नहीं पुट कर रहा, बिकॉज नेगेटिव जो है वो मैं देखो सिंपल सी चीज है कि फोर्स की वैल्यू निकाल रहा हूं। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ग्लिशा सुनो वैसे, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी में जो नेगेटिव साइन होता है वो हम फॉर्मूले में पुट नहीं करते, उसकी डायरेक्शन हम ऑलरेडी ले चुके हैं, अट्रैक्शन। ठीक है, फॉर्मूले में नेगेटिव पुट नहीं करेंगे फोर्स वाले, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि नेगेटिव का मतलब डायरेक्शन है, उसमें डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम अट्रैक्शन पुल ले चुके हैं। ऐसे ही चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, वो भी वेक्टर क्वांटिटी होगी,
उसके फॉर्मूले में भी हम नेगेटिव साइन पुट नहीं करेंगे चार्ज का, बिकॉज नेगेटिव हम डायरेक्शन में ले चुके हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर में वैल्यू आती है पोटेंशियल, नेक्स्ट चैप्टर इसी का यूनिट है और उसका आता है पोटेंशियल एनर्जी। इसमें हम डायरेक्शन की बात करेंगे, इसमें हम ये एरो बनाएंगे नहीं, इन दोनों में हम एफबीटी बनाएंगे ही नहीं, क्योंकि डायरेक्शन थोड़ी होती नहीं, ये तो स्केलर क्वांटिटी है। इसमें हम फॉर्मूले के अंदर नेगेटिव पुट करेंगे, इसमें नहीं करेंगे नेगेटिव पुट, इसमें करेंगे, क्योंकि इसमें डायरेक्शन ले चुके हैं, इसमें डायरेक्शन लेते ही नहीं है, एफबीटी होता ही नहीं है। ठीक है, याद रहेगा। ये पीडीएफ भेज दूंगा दोबारा। ओके, मैथ्स की भेज चुका हूं मैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आ रहा था इसका होल स्क्वायर। अब 2 इंटू एफ ए बी इंटू एफ ए सी, तो चेक करो एफ ए बी और एफ ए सी की वैल्यू सेम नहीं है, सेम है ना, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा 2 इंटू एफ ए बी एफ ए सी, तो मैं एफ ए बी का होल स्क्वायर ले सकता हूं फिर अल्टीमेटली। समझ आइए गुनिशा, बताओ। cos 120 होता है -1/2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा और ये आंसर आ रहा है माइनस में। ठीक है, अब यहां पर क्या आ रहा है देखा जाए तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, वो भी होल स्क्वायर तीनों को आ रहा है, ये दोनों ऐड हो रही है, क्या हो रहा है सब्ट्रैक्ट, तो 1 + 1 2, 2 - 1 is 1, अल्टीमेटली आंसर क्या आ गया k × 5 × 10⁻⁻6 × 10⁻⁻6 बाय 0.05 का होल स्क्वायर, क्योंकि देखो ना ये बेसिकली इसको ना तुम x मान लो, x² + x² - x², एक कट गया एक रह गया, समझ आया ना। अब इसका भी रूट हट जाएगा स्क्वायर से, ये वाला रूट स्क्वायर से हट गया। अब हमें अंदर का सॉल्व करना है, तो अंदर का क्या बच रहा है बाद में लिखना, पहले समझ लो k 5 × 10⁻⁻6 10 × 10⁻⁻6 अपॉन 0.05 का होल स्क्वायर, रूट से होल स्क्वायर कट चुका है, k की वैल्यू 9 × 10⁻9, ये रिजल्टेंट फोर्स है 5 × 10⁻6 × 10⁻6 और नीचे क्या आ जाएगा 0.05 × 0.05, डेसिमल हटाओ ऊपर क्या आ जाएगा 100 × 100। ठीक है, एक 5 से 5 कट रहा है, ये 5 2 से 10 हो जाएगा, खत्म हो गया। 2 × 9 is 18, अब 10 की पावर सॉल्व करनी है बस, और क्या करना है, 10 की पावर 9 है यहाँ पर, -6 प्लस 1 2 3 4, तो 9 + 4 is 14, 13 या 14, 13 में से 12 काटो, एक बचेगा, इंटू 10, क्या आंसर हो गया 180 न्यूटन। ठीक है, अब एक और चीज सुनो ध्यान से, जब भी हमें रिजल्टेंट निकालना होता है, ये 11वीं क्लास का मोशन इन प्लेन का टॉपिक है, जब भी हमें रिजल्टेंट निकालना होता है उसकी वैल्यू निकालने का फॉर्मूला तुम्हें बता दिया, a² रूट में a² यानी ये इसको a + b² + 2ab cos थीटा। इसके अलावा इस रिजल्टेंट का हमें एंगल भी निकालना होता है इसके साथ, उसको हम बोलते हैं tan बीटा। एक बार ना देखो ये करना ही होता है, देखो जैसे ये a वेक्टर था, याद करो 11वीं क्लास, ये b वेक्टर था, ये इसका रिजल्टेंट निकलता था, और ये होता था बीटा एंगल, और ये होता था थीटा एंगल जो a और b के बीच का है, तभी हम लिखते हैं 2ab cos थीटा। ये बीटा कैसे निकाले, इसका फॉर्मूला होता था tan बीटा। बेसिकली क्या होता है, फॉर्मूला होता है, पूरा फॉर्मूला होता है, बट हाँ चलो फॉर्मूला ही ले लेते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला ही रहेगा, बेटर रहेगा। क्या फॉर्मूला याद है बताओ? हाँ ठीक है, b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा। यहां पर a कौन सा वेक्टर है जिसके साथ हम एंगल निकाल रहे हैं, तो अगर मैं FAC को a मानूं तो FAB को मुझे b मानना पड़ेगा। अगर मैं इसके साथ में वेक्टर एंगल निकाल रहा हूं, ये वाला एंगल, तो मुझे फिर इसको a मानना पड़ेगा, इसको b, तो मर्जी है किसी को भी मान लो। ठीक है, डायरेक्शन बोलते हैं इसको। नॉर्मली जो होता है वो साथ वाला ऐसा वाला होता है जो लेते हैं, नीचे वाला होता है बेसिकली, ऊपर वाला नहीं होता। तो ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा। क्या फॉर्मूला हुआ फिर tan का? इसको अलग समझाया तो ये देखो, ये था FAB, ये था FAC, ये है रिजल्टेंट, ये बीटा एंगल ले रहा हूं, और ये पूरा थीटा एंगल था जिसकी वैल्यू थी 120 डिग्री। क्लियर? ठीक है, निकाल रहे हैं हम tan बीटा। क्या फॉर्मूला था? b sin थीटा और cos थीटा था ऊपर। पक्का सही है, मुझे फॉर्मूला याद नहीं, देखो मैं बताया तो पहले ही अपनी चीज, मैं फिजिक्स हो या मैथ्स, मैं फॉर्मूला याद ही नहीं करता, मैं याद करता ही नहीं, मैं फॉर्मूले बच्चों से पूछता हूँ या बुक से देखता हूँ, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट पे ध्यान देता हूँ। फॉर्मूले कब याद करने चाहिए? जब तुम पेपर दे रहे हो उससे जस्ट पहले,
या फिर पूरे साल क्या करना है तुमको, फिजिक्स के अंदर क्या करना है, एक तो मेन रजिस्टर जो तुम्हारा बना हुआ वो बनाना है, जिसमें हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, थ्योरेटिकल पार्ट कर रहे हैं। अभी तो डेरिवेशन डाली नहीं, डेरिवेशन बहुत सारी आएगी, और थ्योरी भी समझा रहा हूँ साथ साथ, जैसे फर्स्ट टॉपिक का थ्योरी समझाया था मैंने, ठीक है। तो ये मेजर रजिस्टर हो गया तुम्हारा। फिर एक तुम रजिस्टर या फिर तुम कोई होमवर्क कॉपी बना रहे हो, इसमें तुम खुद के क्वेश्चन कर रहे हो जो मैं भेज रहा हूँ फिजिक्स के। फिर एक बनेगी 5 रुपये वाली छोटी कॉपी, या तुम जो भी है 10 रुपये वाली जो भी छोटी कॉपी होती है, उसमें तुम लिखोगे फॉर्मूले इस चैप्टर के। अभी तक कितने फॉर्मूले आए, एक मेजर फॉर्मूला आया, वेक्टर फॉर्म वाला फॉर्मूला आया, वेक्टर फॉर्म वाला फॉर्मूला जिसके अंदर हम इनटू आर कैप भी लिखते थे। तीसरा आया कापर वाला फॉर्मूला, कापा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये सारी चीजें तुम 5 रुपए वाली कॉपी में बनाओगे, और ये साथ साथ शुरू कर दो अभी, ठीक है। या 10 रुपए वाली कॉपी जितने की भी आती है, छोटी कॉपी आती है ना, तो वो जो फॉर्मूलेज है वो तुम्हें हर पेपर से पहले बार रिवाइज करना है। चाहे वो यहाँ का टेस्ट हो, स्कूल का टेस्ट हो, तभी ऐसे ही रिवाइज होगा, वरना वो रिवाइज नहीं हो सकता, ठीक है। क्लियर है। तो अब इसमें बी कौन सा मान रहे हैं, ये मान रहे हैं, बी ये मान रहे हैं। तो एफएसी की वैल्यू क्या थी, एक काम करते हैं ना, इसकी वैल्यू निकाली थी हमने, ये है ना एफएसी। तो देखो ध्यान से, ये अगर मैंने सॉल्व किया, ये सॉल्व किया, ये सेम आया, इसकी एक की वैल्यू 180 आई थी ना, पक्का क्लियर है ना ये चीज। गुलिशा का अटको तो वहीं बता देना मुझे, क्योंकि चीजें बढ़ती जाएंगी, कुछ अटकोगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अब तुम्हें आज का डाउट तुम्हारा के का था वो क्लियर है, तुम्हारा कोई डाउट तो नहीं आज का, तुम्हारा भी नहीं है। 180 साइन थीटा साइन 120 कितना होता है, साइन सेकंड क्वार्टर में पॉजिटिव होता है। साइन 60 की वैल्यू साइन 120 वाली होती है, साइन 60 √3/2, तो इसकी वैल्यू भी √3/2। अगर तुम्हें एंगल का चाहिए तो मैं अगेन बोल रहा हूँ, मैं भेज दूंगा, मैं जून में देख लेना चाहिए। एक इसको माना था हमने ऐश्वर्या, इसको माना था एफएससी को, तो इसकी वैल्यू 180 थी, प्लस 180 कॉस कितना हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, कॉस माइनस 1/2 था ना, तो -12 आ गया तो कितना हो गया, 90 हो गया। 180 - 90 इज 90, ये भी हो गया 90, तो 90 √3/90 कितना आंसर आ गया, √3। tan की वैल्यू √3 कब होती है, 60, तो 60 डिग्री एंगल हो गया। अगर तुम ऐसे ना निकालते तो इस क्वेश्चन में, जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में हो, इस क्वेश्चन में तुम रिजल्टेंट वाली वैल्यू कॉमन सेंस से 60 डिग्री ऐसे भी निकाल सकते थे। क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल देखो। तो इतना बड़ा जो हमने करा तामझाम tan बीटा वाला, करने की जरूरत ही नहीं थी, पर इस क्वेश्चन में डायरेक्ट लिख सकते हो। नहीं, ये तो पैरेलल ही होता है, तभी तो एंगल 120 बन रहा है, 120 भी नहीं बनेगा, वो पैरेलल ही होता है। और एक और चीज, ये जो रिजल्टेंट जब भी निकालते हो तुम, तो एंगल निकालना जरूरी है, वो 1 मार्क का तो एंगल ही है, 1 मार्क जाएगा वरना, ठीक है। अगर रिजल्टेंट 40 है तो एंगल भी नहीं आएगा। अब मैंने जो क्वेश्चन भेजे थे, तुम चाहे पीडीएफ में निकाल लो, जो तुम्हें मैंने फोन पे भेजी हुई है, या तो बुक भी निकाल सकते हो, बुक अगर ले रखी है तो बुक का पेज 1.23। मैं तुमको अब क्वेश्चन करवा रहा हूं एक, चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 2 जो मैंने पीडीएफ भेजी है, असाइनमेंट 1। हाँ, वो असाइनमेंट वाला तुम्हारा होमवर्क हो गया ना बेसिकली। हाँ, होमवर्क का अलग रजिस्टर, एक 5 वाली कॉपी पे भी बनेगी, फॉर्म में लिखोगे। चार्जेस Q1 15 1.5 m मतलब मिलीकूलम, Q2 0.2 m मतलब मिलीकूलम, Q3 -0.5 m मतलब मिलीकूलम। आप प्लेस एट द पॉइंट ABC रिस्पेक्टिवली। तुम लोगों का टेस्ट भी है सैटरडे को, पता है ना, मेरे साथ नहीं, केमिस्ट्री के साथ। मैं नेक्स्ट वीक लूंगा। मैथ्स का भी होगा। अब R1 की वैल्यू गिवन है 1.2, R2 की वैल्यू गिवन है 0.6। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q2। तो रिजल्टेंट फोर्स निकालना है Q2 पे। Q2 कहां पर रखा हुआ है, B पे। हाँ, ये मीटर में गिवन है हमें क्वेश्चन में, राइट एंगल है, यस। हमें Q2 यानी B पे रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। और तुम्हें वैल्यू लिख देता हूं मैं। Q1 की वैल्यू यहाँ पर देखो एक बार, 1.5 मिलीकूलम। अभी तुम लिखो मत, मैं दे दूंगा लिखने के लिए, पिछला वाला भी अगर लिखना चाहते हो तो। Q2 की वैल्यू कितनी है, +0.2। अगर नहीं लिखा साइन तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट प्लस, है ना। इसका Q3 का कितना हो जाएगा, -0.5।
तो अब एफबीडी बनाए, निकालना किस पे है गुलिशा बताओ? Q1 Q2 Q3 किस पे निकालना है? क्वेश्चन पढ़ो। फाइंड रिजल्टेंट फोर्स ऑन, उससे क्वेश्चन नहीं है तो सुनो, फाइंड रिजल्टेंट फोर्स ऑन ऐश्वर्या Q2 पे निकालना है। तो Q2 हमारा ये रहा, पॉजिटिव चार्ज है। अब जिससे पूछेगा वो आंसर देगा। ये C है नेगेटिव चार्ज के साथ, ये A है पॉजिटिव चार्ज के साथ। गुलिशा बताओ, ये B था ना, पहले हम B पे निकालते हैं फोर्स। गुलिशा किसकी वजह से निकालू, C या A? A, तो ये लेना होता है। तो B जो है वो A की वजह से, B A की तरफ जाएगा, A से दूर, राइट या लेफ्ट? राइट। तो ये लिखते क्या है, फोर्स ऑन B ड्यू टू A, ठीक है। अब B पे फोर्स किसी की वजह से निकालो, A का तो हो गया काम। तो ये B जो है वो C की तरफ जाएगा, C से दूर, ठीक है। फोर्स ऑन B ड्यू टू C। अब सुनो ध्यान से, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया है ना। कैसे? इसमें रिजल्टेंट निकालोगे, रिजल्टेंट ये आ जाएगा, और इसके बीच में एंगल कितना है? नहीं, पूरा एंगल लेते हैं, आधा एंगल लेते हैं। जब जो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा वाला, वो थीटा पूरा एंगल होता है, तो वो 90 हो गया है ना, तो वो तो 0 हो जाएगा। तो रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर गुलिशा क्या है, FBA का होल स्क्वायर यानी A स्क्वायर, ठीक है, FBC का होल स्क्वायर यानी B स्क्वायर प्लस 2 इंटू FBA इंटू FBC, ठीक है, इंटू cos 90 होता है 0, तो ये खत्म ही हो गया। अब मैं इसको रेज कर रहा हूं, डायरेक्टली ये आंसर आ गया। पर इस बार FB और FBC की वैल्यू सेम नहीं है, क्या है सेम? चेक करो, मुझे पता नहीं। क्राउड है यहां तक? नेक्स्ट पेज करूं? डिफरेंट वैल्यू होनी चाहिए या नहीं? हाँ, डिफरेंट वैल्यू होगी, R अलग है इसलिए डिफरेंट वैल्यू होगी। तो रिजल्टेंट पहले क्या आ रहा है हमारे पास, समझ आया सबको? बताओ। FBA के, अब FBA में दिमाग करो, यस बोर्ड पे देखो, FBA है तो K, फिर पहले B का चार्ज, क्या है B का चार्ज? 0.2, पॉजिटिव में था नेगेटिव में था? पॉजिटिव में। मिली था ना, 10⁻³ FBA लिख रहा हूं, तो A का चार्ज 1.5 10⁻³ मिले था। K FBA B का चार्ज, A का चार्ज, B A का डिस्टेंस, BA का डिस्टेंस कौन सा है? 1.2, तो 1.2 का होल स्क्वायर, और इसका भी होल स्क्वायर, प्लस क्या है FBC, तो K B का चार्ज और C का चार्ज नेगेटिव में पॉजिटिव में? हाँ है नेगेटिव, पर हम फॉर्मूले में नहीं डालेंगे क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी चल रही है, ठीक है। तो कितना था वैसे चार्ज? 0.5 10⁻, और डिस्टेंस कितना है? होल स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर। अब ना पहले तो तुम कॉमन निकालो, क्योंकि इतना लंबा सॉल्व नहीं कर पाओगे। कॉमन निकालो, क्या क्या कॉमन आ रहा है? K 0.2 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³, ये कॉमन आ रहा है? बताओ। और नीचे कुछ कॉमन आ रहा है? ये रहने दो, इसको अलग अलग सॉल्व कर देते हैं। तो ये भी होल स्क्वायर में कॉमन निकाला मैंने, इसमें तो बोल रहे थे ना, तो होल स्क्वायर में कॉमन निकाला, अब इसलिए मैंने ऐसे नहीं लिखा था। अब बचा क्या? ये आ गया बाहर, ये आ गया बाहर, ये -3 पूरा आ गया, तो 1.5 बचा यहाँ पर, और 1.2 का होल, एक मिनट, 1.2 का तो यहाँ पर होल स्क्वायर, और यहाँ पर इसका पूरे का भी होल स्क्वायर है, ठीक है, प्लस इसमें क्या बच रहा है? ये तो ऑलरेडी था, और ये होल स्क्वायर पहले का भी था। बताओ गुलिशा, समझ आया या नहीं? कोई डाउट? नेक्स्ट यहां का बच रहा है, बताओ फिर। 0.5 नीचे 0.6 का तो होल स्क्वायर यहां पर है, और इसका पूरा होल स्क्वायर है। देखो, अब देखो ये ब्रैकेट है ना पूरा, अभी लिखो मत, पहले समझ लो। ये रूट के बाहर आ जाएगा, ये तो रूट के बाहर आ जाएगा। के गुलिशा समझ आया रूट के बाहर कैसे आया? नहीं आया तो समझो, ये देखो रूट में ये एक टर्म है x², ठीक है, ये दो टर्म है 1 + 2, तो दोनों का अलग अलग रूट हो जाएगा, इसका रूट बाहर आ जाएगा, 1 + 2 का रूट रहेगा, ठीक है।
अब अंदर में रूट में बाकी सारा रह रहा है, सॉल्व करो इसको। फिर कैसे सॉल्व करेंगे? 1.5 का होल स्क्वायर, 1.5 का 2.25, 1.2 का होल स्क्वायर 1.44, 1.44 हाँ सही है, उसका होल स्क्वायर। हाँ होल स्क्वायर लेना पड़ेगा, कैलकुलेशन लंबी है पर करनी पड़ेगी। हाँ 4 पावर हो जाएगी, 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2 है ना, 4 बार 2.0736। उसमें कुछ कर नहीं सकते क्या हम? मैं एक और कर रहा हूँ, मैंने होल स्क्वायर ले ही नहीं रहा। देखो ध्यान से, तरीका देखो, बोर्ड पे देखो। 1.5 का होल स्क्वायर तुम्हें पता है? देखो जब कैलकुलेटर यूज करने की नौबत आए ना तो उसको और सिंपलीफाई करने की कोशिश करो। तो अभी फिजिक्स में मैथ्स बहुत ज्यादा लग रही होती है। क्या होता है 1.5 का होल स्क्वायर 2.25। क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2 इंटू 0.6 लिख सकता हूं? इसकी पावर कितनी है? 4। 2 होल स्क्वायर चल रहे हैं ना, ऊपर वाला होल स्क्वायर सॉल्व करके नीचे वाला होल स्क्वायर डबल आ गया। फिर 0.5 का होल स्क्वायर तुम्हें पता है 0.25, इसमें 0.6 का पावर 4, तो ये बाहर आ सकती है और रूट के बाहर आ जाएगी फिर स्क्वायर में, है ना। अब मैं सेम चीज पहले नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं के 0.2 10⁻⁻6। देखो ध्यान से कैसे आया, के 0.2 10⁻⁻6, ठीक है। अब आगे रूट पे क्या लिखूं मैं? 2.5 लिखना है मुझे, और नीचे 2 इंटू 0.6 का, ये पूरा सेम लिख रहा हूं अभी मैं। 2.25 2 इंटू 0.6 का होल की पावर 4 प्लस 0.25 0.6 का होल की पावर 4। अब कुछ कॉमन आ रहा है यहां पर? बताओ बच्चा, कुछ कॉमन आ रहा है? डिनोमिनेटर में तो कॉमन आ रहा है ना। क्या कॉमन आ रहा है? 0.6 का होल की पावर 4 कॉमन आ रही है ना। और यहां बचा 2.25, नीचे 2 का पावर 4 16 प्लस 0.25, बस नीचे कुछ नहीं बच रहा, बाहर आ गया। अब इसका रूट बाहर आ सकता है, जैसे ये निकाला था के 0.2 इंटू 10⁻⁻6, नीचे 0.6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना, इनटू। अब तो कुछ नहीं करना, सॉल्व करना है, अब तो करना ही पड़ेगा। 16 को मल्टीप्लाई करो 0.25 से, वो तो करना पड़ेगा। बताओ कैसे करें? 25 इंटू 16 हो जाएगा ना। 4 आंसर आ रहा है, तो 2.25 एलसीएम लेना पड़ेगा ना बाय 16। कितना आ गया? नेक्स्ट पेज पे कैलकुलेशन में एक दो क्वेश्चन के लिए पूरी करवाऊंगा, उसके बाद मैं एक्सपेक्ट करूंगा तुम अपने आप करो। 0.6 का होल स्क्वायर है, रूट कितना हो गया ये? 6.25 बाय 16। अब बताओ 6.25 किसका स्क्वायर रूट है? किसका स्क्वायर है? 25 2.5। अब सॉल्व हो गया ना इजीली। और नीचे किसका आ जाएगा? 4। के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, 0.2 इंटू 10⁻⁻6 और नीचे 0.36। अब तो सॉल्व करना है आगे। अब आगे का तो कर सकते हैं मेरे ख्याल से, है ना। चलो अब ना 9 पेजेस है, तुम्हारी मर्जी है तुमने कौन सा क्वेश्चन लिखना है। मैंने 2 क्वेश्चन करवाने थे, तुमको लिखवा दिए। ये भी लिख लो, तुम चाहते हो पूरा लिख लो, मैं 1 बाय 1 आगे पेश करता रहूंगा, जल्दी जल्दी करता रहूंगा। तुमने कुछ ना कुछ तो लिखा ही हुआ है ना, जल्दी जल्दी करता रहूंगा। तो 5 मिनट में कर देते, हो गया? सबने लिखा हुआ ये वाला? नेक्स्ट पेज ये वाला श्योर? अगला पेज पढ़ूं? वैसे तो मैं, चलो एक काम करते हैं, हम पेज को रोकते हैं जब तक ये चले जाए, ठीक है। अगर रिकॉर्ड हो जाएगा ना, वो रिकॉर्डिंग चल रही है अभी। ये लिखा हुआ है, ठीक है, पर रिकॉर्ड हो रहा है तो रिकॉर्डिंग देख लेना ना, उस टाइम पे देख लेना उस हिसाब से, ठीक है। अब ये वाला, ठीक है, ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। पीडीएफ है तुम्हारे पास अभी, चेक करना आंसर एक बार ऐश्वर्या। नेक्स्ट पेज, ये वाला लिखना है पूरा या नहीं? इसका सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला, ये एग्जांपल नहीं है। इसका आंसर क्या था पीडीएफ में? आंसर गिवन है, क्वेश्चन 2 दिया है इन्होंने। ये लिखना है गुलिशा, बताओ ऐश्वर्या लिखना है, लिख लिया? नेक्स्ट पेज कर दो फिर, ठीक है। अब ये लिखना है, हाँ तो लिख लो। ये लिखना है ना अभी,
एक चीज और नोटिस करना, ये जो न्यूमेरिकल मैं करवा रहा हूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में भी सेम टाइप के न्यूमेरिकल आने वाले हैं। तो मैं वहाँ पर तुमने एक दो टाइप के नहीं करे जो इसने करे थे, जो रिकॉर्डिंग में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी सेम टाइप के आते हैं, पहले वो करेंगे आज, तुम्हें फिर फोर्स का भी समझ आ जाएगा। और इस टाइप का भी एक या दो कर लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। इसका एक मिनट सुनो एक बार कि ये कितनी वेटेज है न्यूमेरिकल्स की। यूनिट टेस्ट हाफ ईयरली में तो है, पर बोर्ड में ये न्यूमेरिकल आने के चांसेस कम है, जीरो नहीं है पर कम है। मेजर जो इस चैप्टर में आता है वो लास्ट टॉपिक आता है, वो गॉसेस लॉ कहते हैं उसको, जिसके न्यूमेरिकल भी आते हैं। हाँ बताओ। एप्सिलॉन नॉट, हाँ हाँ ER हो जाएगा। ER तो बताया था, ER ही तो कापा है, ER और कापा एक ही चीज है, ठीक है। हो गया गुलिशा, करें आगे। इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो पहले तो बुक भी ले लेना, मैं पहले तुमको थ्योरेटिकल टॉपिक समझाऊंगा ओरली, फिर बुक से रीड भी करा करेंगे मेजर टॉपिक, ठीक है। तो ले लेना बुक। मुझे ये बताओ कि ये जो एक चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है, ये चार्ज इस तरफ खींच रहा है अट्रैक्शन, इस तरफ जा रहा है रिपल्शन, क्यों? बिकॉज इनके रीजन में एक फील्ड है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, जो ये अट्रैक्शन और रिपल्शन का फोर्स प्रोड्यूस कर रही है। तो फोर्स एक तरह से कॉज है या इफेक्ट है। कॉज क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ना होती तो फोर्स लगता भी ना। जैसे दो मैग्नेट अगर आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड है, तभी तो वो फोर्स लगा रहा है उसको अट्रैक्ट करने वाला, है ना। तो फोर्स बाद में लगता है, फील्ड पहले आती है। तो अब हम यहां पर एक चीज कंसीडर करने वाले हैं कि मान लो हमने यहां पर लिया एक मेन चार्ज, बड़ा चार्ज Q, उसको हम बोलते हैं सोर्स चार्ज, और इसका जो फील्ड का रीजन है वो ये है, सोर्स चार्ज का फील्ड का रीजन ये है। और यहां पर हमने रीजन पे अंदर एक लग दिया चार्ज Q0, इसको बोलते हैं हम टेस्ट चार्ज, और ये Q0 बहुत छोटा है एज कंपेयर टू सोर्स चार्ज। इतना छोटा है कि ये इसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो इसका जो फील्ड का एरिया बनता है, फील्ड का रीजन, वो इतना ही है। ये फील्ड का रीजन तो तुमने 10th में पढ़ा ही होगा ना, मैग्नेटिक फील्ड का रीजन याद हो, हमने एक्सपेरिमेंट करी थी 10th में। एक पेज रखते थे व्हाइट पेपर, उसमें रख देते थे बार मैग्नेट और स्प्रिंकल करते थे आयरन फिलिंग, फिर टैप करते थे तो वो एक फील्ड बनाता था। तो जो फील्ड का रीजन बनाया उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन या फिर मैग्नेटिक फील्ड रीजन कहते हैं। तो ये जो सोर्स चार्ज है इसका फील्ड का रीजन ये वाला ले लिया, इतना बड़ा क्योंकि बड़ा चार्ज है। इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज, जो सोर्स चार्ज के मैग्नेटिक में बहुत छोटा नेग्लिजिबल, इसका रीजन इतना सही है, ठीक है। तो ये टेस्ट चार्ज इसकी वजह से क्या करेगा? रिपेल। पर ये सोर्स चार्ज इसकी वजह से अट्रैक्ट रिपेल नहीं कर पा रहा, बिकॉज इसके फील्ड के रीजन के बाहर है, वो रीजन के बाहर है ना। अगर एक मैग्नेट को मैं एक मैग्नेटिक पार्टिकल को इसकी मैग्नेटिक फील्ड के रीजन के बाहर रख दूं तो वो अट्रैक्ट रिपेल थोड़ी ना करने वाला है ना। दोबारा समझाता हूं, ये जो टेस्ट चार्ज है ये बड़े चार्ज के फील्ड के रीजन के अंदर है, तो ये रिपेल करेगा, उसकी वजह से दोनों पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। पर वो चार्ज इसकी वजह से अट्रैक्ट या रिपेल नहीं कर रहा, क्योंकि वो चार्ज इस चार्ज के फील्ड रीजन के बाहर है, ठीक है। जैसे एक मैग्नेट है और ये है एक मैग्नेटिक आर्टिकल, अगर ये मैग्नेटिक आर्टिकल इस मैग्नेट के फील्ड रीजन के अंदर है तो वो अट्रैक्ट कर रहा है, पर अगर ये मैग्नेटिक पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के रीजन के बाहर चला गया तो अट्रैक्ट नहीं करेगा। ऐसे ही ये जो सोर्स चार्ज है इसका फील्ड रीजन इतना सही है, उसको तो बाहर ही है तो ये रिपेल नहीं कर रहा, बट ये टेस्ट चार्ज है वो इसके फील्ड के रीजन के अंदर ही है तो ये रिपेल कर रहा है, ठीक है। तो रिपेल कर रहा है तो क्या लगेगा? एक फोर्स, जो वेक्टर क्वांटिटी होती है हमें पता है। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज इज स्मॉल चार्ज, जो हम एज्यूम कर रहे हैं इसकी वैल्यू अगर तुम कंसीडर करना चाहो तो 1 ही मानेंगे हम, यूनिट। टेस्ट चार्ज टेस्ट करने के लिए, जैसे एक बार मैग्नेट है, बहुत बड़ा बार मैग्नेट, और उसमें एक मैग्नेटिक आर्टिकल है ना। अच्छा एक बात बताओ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सब में होती है, चाहे वो बार मैग्नेट हो चाहे वो मैग्नेटिक आर्टिकल क्यों ना हो, पता है ये चीज ना। मैग्नेटिक आर्टिकल भी अट्रैक्ट रिपेल कर सकता है, बट वो हमेशा अट्रैक्ट होता है बिकॉज उसके अंदर पोलैरिटी चेंज होती रहती है। ये हम पढ़ेंगे अभी इसी साल 4th चैप्टर में। तो तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि टेस्ट चार्ज क्या है? टेस्ट चार्ज एक बहुत छोटा चार्ज है जो हमेशा दूसरे चार्ज की वजह से इफेक्ट उसको हो रहा है, पर वो दूसरों को इफेक्ट नहीं कर पा रहा, ठीक है। और टेस्ट चार्ज हम बेसिकली यहां पर टेस्ट करने के लिए रख रहे हैं ताकि हम पता लग सके कि रीजन में कोई ना कोई फील्ड है, ठीक है।
तो क्या हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, एंड वी आर अज्यूमिंग दैट दिस टेस्ट चार्ज इज ऑलमोस्ट अप्रोचिंग टू जीरो। ये लिमिट यानी कंडीशन लगाई है। लिमिट पता है गुनीशा, पढ़ा कभी लिमिट? शायद पढ़ा नहीं तुमने, नहीं पढ़ा था, सही कह रहे तुम, इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, फिजिक्स में आता था, पढ़ाते थे फिजिक्स में, अगर तुमने देखा है तो बता देता हूं। लिमिट का मतलब है एक कंडीशन लगा रहे हैं हम। कंडीशन क्या लगा रहे हैं कि ये जो डिनोमिनेटर ये ऑलमोस्ट जीरो को अप्रोच कर रहे हैं, बिकॉज़ मैंने बताया ना ये बहुत छोटा है सोर्स चार्ज से, नेग्लिजिबल है, ठीक है। तुम लोगों को तो पता ही डेरिवेटिव की लिमिट, हाँ बहुत वीक होती है, ठीक है। हाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। जनरल फॉर्मूला ये बनता है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज या फोर्स पर यूनिट चार्ज। टेस्ट चार्ज ना बोलो तो चार्ज भी बोल सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गया? तो हमारा जनरल फॉर्मूला फोर्स का क्या बनता था, क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, यही बनता था ना फोर्स का फॉर्मूला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, क्यू नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, राइट। तो के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर बाय क्यू नॉट, कट जाएगा क्यू नॉट से क्यू नॉट, के क्यू बाय आर स्क्वायर। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में एक चार्ज होता है और फोर्स के फॉर्मूले में दो चार्ज होते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में जो मेजर चार्ज है वो रहता है। समझ आया? क्लियर है ये चीज? ठीक है। तो इसकी डेरिवेशन क्या बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये पॉइंट चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे एट अ पॉइंट। इस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ये पॉइंट चार्ज हमारा मेन चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं इस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे। जिस भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है, दो मेरी बात है उसको ध्यान से सुनना, हमें यहाँ पर पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इसकी वजह से। तो जिस भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है वहां पर हम मानते हैं टेस्ट चार्ज, उसका कोई लेना देना नहीं होता पर हम मानते हैं। हाँ जिस पे निकालनी है तो क्या मानते हैं वहां पर, टेस्ट चार्ज। उसका फॉर्मूले में कोई लेना देना नहीं होता पर हम निकालते हैं। और टेस्ट चार्ज इसलिए मांगते, और टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज एज्यूम टू बी पॉजिटिव। टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव माना जाता है। तो अब मुझे बताओ, अगर मुझे इस पॉइंट पे फोर्स लगाना है इसकी वजह से, तो क्या लगेगा, अट्रैक्शन या रिपल्शन? रिपल्शन। ये पॉजिटिव था, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो फोर्स ऑन पी ड्यू टू ए क्या फॉर्मूला होगा, के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बना, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो बेसिकली जो मैंने लिखा है पीछे वही दोबारा लिख रहा हूं, पर ये डेरिवेशन है वो मैंने रफली लिख दिया था, है तो सेम ही चीज। क्या आंसर आ जाएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर, राइट। कोई डाउट यहां तक? ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के भी वही वाले क्वेश्चन है जो हमने अभी फोर्स के करे। अब हर एक जो भी टॉपिक हम ड्राइव करते हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं, यूनिट, ठीक है। तो क्या यूनिट है इलेक्ट्रिक फील्ड की, न्यूटन पर कूलम। ऐसा यूनिट क्या हुई, न्यूटन पर कूलम। इसकी एक और ऐसा यूनिट होती है, वो होती है वोल्ट पर मीटर। ये तुम पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में। दोनों ही इसकी ऐसा यूनिट है, वोल्ट यानी वोल्टेज पर मीटर, मीटर यानी डिस्टेंस। दोनों इसकी ऐसा यूनिट है जो तुम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हो, ये वाली। और इसकी डायमेंशन क्या रहेगी फिर बताओ, mlt-2 ये फोर्स की होती है, और नीचे चार्ज की a × t होती है, पढ़ा हुआ है। तो mlt-3 a-1, ठीक है, यूनिट्स ऑफ डायमेंशन। जनरल चैप्टर माना जाता है ना, पूरे 2 साल चलता है, चलता रहता है। क्लियर हुआ? बुक है ऑल इन है। हाँ तो ऐसा लोड की तो बात कर रहा हूं मैं। पेज निकालो 1.25 एसएल का। एसएल है मेरे पास ऑनलाइन, तुम्हें चाहिए तो वो व्हाट्सएप पे नहीं जाएगी, उसका लिंक जाएगा, क्योंकि वो हाँ बहुत बड़ी बुक है ना, 200-300 MBPS की होती। तुमने भेजा? टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव एज्यूम करते हैं, उसका कोई काम नहीं होता, कोई लेना देना नहीं होता। तुमने एक्सेस भेजी कहाँ भी? भेजी क्या? पर वैसे छोड़ो, PDF खोलोगे भी कैसे, बहुत टाइम लग जाएगा पेज तक पहुंचने में भी।
तो अभी उसके साथ ले लो ना तुम, गुलिशा बुक है ना, एक काफ़ी है, बस घर जाके कर लेना ये। एग्जाम्पल 31 एनसीईआरटी। एनसीईआरटी क्वेश्चन बहुत जरूरी होते हैं, करने होते हैं। हाँ 1.26 पे एनसीईआरटी क्वेश्चन करने होते हैं, पता है ना ये चीज़। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन कहाँ से करने हैं, इसी बुक से करने हैं, ठीक है। चैप्टर खत्म हो जाएगा ना तो एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लेना इस बुक से। एग्जाम्पल 31 मैं रीड कर रहा हूँ। एन इलेक्ट्रॉन falls through a distance of 1.5 सेंटीमीटर in a uniform electric field। पहले तो तुम ये भी समझो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है। जो मैंने अभी लिखा है लिख लेना आज की अभी क्लास में, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है? पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्वली स्पेस्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुई कि पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्वली स्पेस्ड, यानी इनके बीच में स्पेसिंग भी इक्वल होनी चाहिए। ये होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, राइट या लेफ्ट या ऊपर या नीचे, वो फर्क नहीं पड़ रहा। सब कुछ लिख लेना, मैं तुमको पीडीएफ भी भेज दिया करूंगा अगर साथ में क्लास में नहीं हो रहा तो, है ना। एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर। फॉल मतलब हम नीचे जा रहे हैं, नहीं वर्टिकल जा रहा है। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें फिगर गिवन है हमें। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी बन रही है? ये इन्होंने पॉजिटिव प्लेट दी है, ये इन्होंने नेगेटिव प्लेट दी है। ये अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं, वैसे क्वेश्चन बाद में करवाना चाहिए था। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव के अंदर जाती है, तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये मैं बताऊंगा अभी, क्योंकि डायरेक्शन के बारे में करना है अभी कंसिडर हमें। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव के अंदर जाती है। और यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोली तो इक्वली स्पेस्ड पैरेलल लाइंस। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फॉल कर रहा है 1.5 मीटर के डिस्टेंस से, 1.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से। हाँ ये देखते हैं क्या आगे बना, अभी पता नहीं मैं आर मानूं क्या मानूं। इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा है ऊपर से, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है कितनी गिवन है? 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। यही था ना यूनिट, यूनिट पे भी ध्यान देना बहुत ज्यादा। द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स्ड कीपिंग द मैग्नीट्यूड अनचेंज एंड अ प्रोटॉन फॉल्स थ्रू अ सेम डिस्टेंस। अभी इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा मुझे बताओ? ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? फॉल कर रहा है तो नीचे जाएगा। वैसे भी ये चीज है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव में अट्रैक्ट करता है। अब सेकंड केस, केस नंबर 1, केस नंबर 2। एनसीईआरटी के क्वेश्चन इजी नहीं होते, बताओ। एनसीईआरटी क्वेश्चन तो उल्टा करने भी अभी तभी चाहिए तो पूरा चैप्टर हो जाए, क्योंकि आधी चीजें तो बताई नहीं, इसलिए तो मैंने तुमको अब तक। अब क्या बोल रहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स कर दी, वैल्यू सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स कर दी, तो डायरेक्शन ये बन रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की, बताओ, है ना। अब हम एक प्रोटॉन फॉल कर रहे हैं ऊपर से। प्रोटॉन क्या होता है? प्रोटॉन का चार्ज भी सेम होता है बट प्लस में होता है। देखो ध्यान से, ई की वैल्यू बताओ। ई की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19। इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी वही है पर माइनस में, प्रोटॉन का चार्ज भी वही है पर प्लस में। प्रोटॉन फॉल कर रहा है थ्रू सेम डिस्टेंस। कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस। कॉन्ट्रास्ट दिस सिचुएशन विद द फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। कॉन्ट्रास्ट यानी कंपेयर करना है हमें फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी से। टाइम निकालना बेसिकली। टाइम कैसे निकालेंगे? इनिशियल वेलोसिटी 0 मानेंगे दोनों केस में। जब भी कोई चीज निकालनी हो डिस्टेंस टाइम, तो v = u + at, s = ut + ½ at²। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से पॉजिटिव में नेगेटिव जा रही है, गिवन है क्वेश्चन में। और सेकंड पार्ट इन्होंने एक फिगर बनाई नहीं है, वो हमने बनाई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स कर दी। और वैसे भी एक और चीज बताया तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव के अंदर जाती है। डायरेक्शन बताना बाकी है, मैंने बताया नहीं अभी तक तुमको। तो ये क्वेश्चन भी करना नहीं चाहिए था, मैंने इसलिए करवा दिया क्योंकि एनसीईआरटी में से डिफिकल्ट होते हैं। हाँ वो तो प्रोटॉन भी यहाँ पर नीचे ही जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन हमेशा नेगेटिव में अट्रैक्ट करेगा, है ना। दोनों ही नीचे गिर रहे हैं, दोनों का टाइम ऑफ फॉल निकालना है। टाइम क्या होता है फिर, कैसे निकाले? v = u + at में v तो पता नहीं हमें, फॉर्मूला लगाएंगे s = ut + ½ at²। ठीक है। s कितना है? 1.5 सेंटीमीटर में है तो मीटर में कर लेंगे, 10⁻⁻2, है ना। ut 0 हो गया, हाफ। ये एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन की होगी, ये एक्सेलरेशन किसकी होगी? इलेक्ट्रॉन की। और टाइम का स्क्वायर ये हमें निकालना है, ठीक है। हाँ फॉल कर रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी 0 मानेंगे ना। राइट हैंड साइड पे अभी लिखो, मैं पहले समझ लो। तुम्हें लिखने का टाइम चाहिए, मैं दे दूंगा अलग से, समझ लो पहले, क्योंकि ना ऐसे समझ नहीं आता, वो फिर कॉपी पेस्ट चल रहा होता है। मुझे बताओ इसमें कोई डाउट? गुलिशा पक्का? तो इसमें भी सेम लगाएंगे, s = ut + ½ at²। सेम डिस्टेंस से फॉल कर रहा है, नहीं एक्सेलरेशन अलग होगी दोनों की, इसलिए आंसर सेम नहीं आने वाला।
ये टाइम अलग आएगा, ये टाइम अलग आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन डिपेंड कर रही है। पर एक्सेलरेशन निकाले कैसे? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन मास, F इज इक्वल टू ma। अब फोर्स पता नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताओ। हाँ बिल्कुल सही। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स अपॉन चार्ज, है ना, और फोर्स क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज, ठीक है। और फोर्स क्या हो जाएगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। अभी मैं यहां बात कर रहा हूं इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो मेरे पास गिवन है 2.02 ही होता है 10⁴। तो 2 इंटू 10⁴। इलेक्ट्रॉन की बात करें, चार्ज इलेक्ट्रॉन का आएगा 1.6 10⁻⁻⁹ और ये मास 3 से चला जाएगा, है ना। कि कितना होता है मास इलेक्ट्रॉन का? -31 होता है। प्रोटॉन क्या है? +E। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, समझ आया। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो सेम है, चार्ज की वैल्यू भी सेम ही तो है। अब बताओ यहां पर मुझे चार्ज के आगे नेगेटिव साइन डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए? हाँ बताओ, ये इलेक्ट्रॉन था ना, पर मैं किसकी वैल्यू निकाल रहा हूं? वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी? एक्सेलरेशन स्केलर है, 3 स्केलर बोला। एक्सेलरेशन तो वेक्टर है, तो वेक्टर में नेगेटिव नहीं लगाएंगे, यहां भी नेगेटिव नहीं लगाएंगे, डायरेक्शन देख लेंगे बस, ठीक है। यहां पर प्रोटॉन का मास ये नीचे गिर रहा है, ठीक है, इसमें एक्सेलरेशन लग रही है इस डायरेक्शन में, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन तो एक्सेलरेशन डायरेक्शन होती है। ये नीचे गिर रहा है, इसमें एक्सेलरेशन लग रही है इस डायरेक्शन में, एक तो थी डायरेक्शन। तो ये सपोर्ट कर रहा है, ये सपोर्ट, ये अगेंस्ट जा रहा है। ये जो डायरेक्शन है किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन वही फोर्स की डायरेक्शन, जो फोर्स की डायरेक्शन वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। ज्यादा तो नहीं ले लिया आज, ज्यादा तो नहीं पढ़ लिया आज, समझ आ रहा है? यस। अब बताओ आंसर अलग आएगा सेम आएगा? तो जो भी आंसर आएगा एक्सेलरेशन का, बड़ी कैलकुलेशन है, यहां पुट कर दोगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि आ जाते हैं कभी कभी। एनसीईआरटी हर एक क्वेश्चन डिफिकल्ट है, तुम्हें लगता है ना एनसीईआरटी इजी है, पर सबसे डिफिकल्ट ही एनसीईआरटी है, इसलिए बोर्ड का पेपर डिफिकल्ट लगता है क्योंकि बोर्ड का बनता है एनसीईआरटी से। ये तो बचपन से चलता आ रहा है ना कि बोर्ड के लिए एनसीईआरटी करो, वो सही है, गलत नहीं है। और एनसीईआरटी 11th-12th की इजी नहीं है, फिजिक्स की कैलकुलेशन भी लंबी होती है। अब मैं नहीं कर रहा कैलकुलेशन, तुम अपने करो, फिर रूट भी निकालना पड़ेगा टाइम का। नहीं, रेशियो हमें निकालना है फ्री फॉल के साथ, जब फ्री फॉल का कंसीडर करेंगे। अब फ्री फॉल का क्या मतलब होता है कि जब भी कोई बॉडी फ्री फॉल कर रही है ना, यहां पर कौन सी बॉडी माने? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन फ्री फॉल कर रहा है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? फ्री फॉल में एक्सेलरेशन क्या होगी इसकी? जी। इसकी एक्सेलरेशन भी जी, है ना। तो हमें क्या निकालना है? टाइम निकालना है ना। तो डिस्टेंस सेम मानने की डिस्टेंस तो पता ही है 1.5। x इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT²। तो इस केस में चाहे इलेक्ट्रॉन नीचे गिरे चाहे प्रोटॉन नीचे गिरे, सेम आंसर आएगा, बिकॉज दोनों की एक्सेलरेशन सेम है। क्योंकि पिछले वाला जो आंसर था वो अलग इसलिए हो रहा था बिकॉज दोनों की एक्सेलरेशन अलग थी। पिछले वाले क्वेश्चन में इसको, इसी क्वेश्चन को देखो बार बार, ठीक है। इसी क्वेश्चन को देख लिया, अब इसको देखो, यहां पर क्या फर्क है? अलग है, AP अलग है, टाइम अलग आएगा। इस केस में दोनों सेम है क्योंकि जी इसकी भी एक्सेलरेशन जी, इसकी भी एक्सेलरेशन जी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लग रही। 9.8, हाँ वो तो पता ही होता है, कैलकुलेट नहीं करते, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या पेपर में आएगा जरूरी नहीं है, पर तुम्हें क्वेश्चन करके समझ तो आया ना। इतना लंबा क्वेश्चन भी नहीं आता कैलकुलेशन वाला, जरूरी नहीं। तो मैं बताऊं, पूरे 70 मार्क के पेपर में ना मेरे हिसाब से सिर्फ 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन होगा जो जिसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी होगी, थोड़ी सी बड़ी बस। बट वो बच्चे, होता क्या जब बोर्ड पेपर आता है तो बच्चों होता है हाहाकार मच जाता है फिजिक्स के पेपर के टाइम पे कि बहुत गंदा आया, फेल हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, ऐसा हो रहा है, जस्ट पास हो रहे हैं, तब पढ़ के भी गए तब भी पास हो रहे हैं, हर बच्चा बोल रहा होता है ऐसा।
बट पॉइंट ये है कि पेपर डिफिकल्ट नहीं होता, तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर है तुम पेपर कर लोगे। और कैलकुलेशन भी सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन में होती है, वो भी 1 मार्क या 2 मार्क की कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट है, जिसमें तुम्हें टाइम लगेगा, एक्चुअल टाइम लगेगा। वरना जो कैलकुलेशन होगी ना कुछ इस तरीके की हो सकती है, पेपर में कैलकुलेशन कुछ इस तरीके की हो सकती है, देखो ध्यान से, इस तरीके की हमने इसका तरीका बनाया है ना, इतना टाइम भी नहीं लगा सॉल्व करने में, ठीक है। तो बनाना पड़ेगा तुमको तरीका किसी तरीके से। चलो क्लास ओवर है, इसकी पीडीएफ भेज देता हूँ अभी।